हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आईएएस एंड पीसीएस। तो दोस्तों, इस चैप्टर के अंदर हम लोगों के जो दो वाटर पोल्यूशन के जो चैप्टर चल रहे थे, हम लोग उसमें से सारी चीज़ें अपनी कंप्लीट कर चुके हैं। एक हमारा छोटा सा टॉपिक जो है वो रह गया था। ठीक है, ड्यू टू पॉसिटी ऑफ टाइम आई एम एक्सट्रीमली सॉरी कि मैं आपको उस टाइम पर वाइंड अप नहीं करवा सका। ये एक छोटा सा लेक्चर बनाकर इसको भी हम लोग ख़त्म कर लेते हैं, लेकिन कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से। ठीक है, तो टॉपिक है हमारा रिपेरियन बफर्स फॉर मिटिगेशन ऑफ यूट्रॉफिकेशन। टॉपिक को टॉपिक के नाम को पहले समझने की कोशिश करते हैं। ये सबसे पहले हमें एक वर्ड दे रहा है, रिपेरियन। हमें इसका मतलब रिपेरियन शब्द का मतलब पता होना चाहिए अच्छे से। तो हम सबसे पहले ये जानते हैं, रिपेरियन बफर का मतलब हमें पता होना चाहिए अच्छे से। रिपेरियन मतलब क्या होता है? एक ऐसी रिवर रिवर जो कि कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली फ्लो करती रहती है। बफर का मतलब होता है कोई भी चीज, जो एक चीज हर्डल बने, स्टॉपेज बने, या आम भाषा में कहें बैरियर। बेस्ट वर्ड है बैरियर। ठीक है, लेकिन अब इतनी बात तो हमें समझ में आ गई, रिपेरियन बफर। तो भाई बहती हुई नदी को क्यों काहे को रोकने की कोशिश कर रहे हैं अपन? वो इसलिए कर रहे हैं, इसका एम ये है कि हम जो हैं वो यूट्रॉफिकेशन को, इसको इधर कर देते हैं, हम जो हैं वो यूट्रॉफिकेशन को मिटिगेट कर सके। हमें यूट्रॉफिकेशन का मतलब क्या होता है, जल्दी एक लाइन में बताओ। काफी समझाया 2 चैप्टर में लगातार मैंने ना। इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ न्यूट्रिशन इन वाटर बॉडीज, है ना। इस प्रकार से कि वो किसी की ग्रोथ को बढ़ावा देगा, लेकिन जैद उसके साथ किसी का भट्टा भी बिठा देगा उसके जीवन का, राइट, वाटर बॉडी के अंदर, है ना। इसका सबसे प्यारा एग्जांपल आशिमा कौन सा होता है यूट्रॉफिकेशन का? सबसे प्रोमिनेंट एल्गल ब्लूम। गुड। पहले बताओ, हेडिंग समझ में आ गई सबको? आशिमा, ईशा ठकुराइन, जैद, निर्वैर, ठीक है। क्या होगा कुछ? हाँ ठीक है ठकुराइन, आ गई ना समझ में? ओके। तो सबसे पहले होता क्या है, हमें ये करना क्यों है, समझते हैं इस चीज को। देखो, आम तौर पर हम पहले अपने इंडिया की बात करते हैं। आम तौर पर इंडिया में जो भी इंडस्ट्रीज हैं जो कि वाटर बॉडी की तरफ एसोसिएटेड है, मेरी बात प्लीज ध्यान से सुनना, वो ऐसी इंडस्ट्रीज हैं दोस्तों, जो मैं कह रहा हूं ना कि वाटर बॉडीज के बगल में एसोसिएटेड है, तो वो अपना वेस्ट, अपनी एफ्लुएंट्स, इंडस्ट्रियल वेस्ट को जो डिस्चार्ज कर रही हैं, वो ऐसे पानी के अंदर कर रही हैं जो कि कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग रिवर वाला पानी है। यानी कि बहती हुई नदी में ही वो इंडस्ट्रीज अपने एफ्लुएंट्स को डिस्चार्ज कर रही हैं। अब ये वाला फर्क, या पानी के कलर में फर्क, पानी के गंध में फर्क, पानी के अंदर जीव जंतु का जो जीवन मरण है उसके बीच में फर्क, ये एक हफ्ता, एक महीना, एक साल, इतने टाइम में तो समझ में नहीं आएगा। लेकिन हालत जब गंगा और यमुना जैसी नदियों की हो जाएगी, तब जाकर समझ में आएगा। अब ये वाली चीज, गंगा और यमुना वाली चीज हम होते हुए देख भी चुके हैं, हमारी सरकारें देख चुकी है, जनता देख चुकी है, जनता और सरकारें सब भुगत भी रहे हैं। इस चीज का निवारण करने के लिए, एक सॉल्यूशन ढूंढने के लिए सरकार का प्रयास अब यह है कि ऐसा होने ही ना दे तो ज्यादा बेटर है ना। ऐसा होने ही ना दे तो ज्यादा बेटर है। तो अब हमें करना क्या है, मान लो ये एक है नदी, ये है एक नदी, ठीक है, और यहां पर बनी हुई है कोई एक इंडस्ट्री, जो कि अपने वेस्ट को इधर कर रही है डिस्चार्ज। हमने करना क्या है, ये वेस्ट, अब नदी तो बहुत लंबी हो सकती है,
ये वेस्ट होते होते मान लो 2024 के फरवरी महीने में है पॉइंट ए पर, जून जुलाई तक पहुंचा बी पॉइंट पर, और दिसंबर के महीने तक पहुंचा पॉइंट सी पर। ये वेस्ट नदी तो भाई लंबी है, मान लो गंगा यमुना जैसी नदी है, लंबी नदी है, ठीक है, उसको कुछ महीने लग जाएंगे मतलब यहां तक पहुंचने में। हमें करना क्या है, बस एक एग्जांपल के लिए बता रहा हूं कि कुछ महीने लग जाएंगे, एक सिर्फ कंसेप्ट समझाने के लिए आपको। हमें करना क्या है, ये बी और सी तक पहुंच ही ना पाए और ये इंडस्ट्री यहाँ पर सेटअप है, लगातार ये वेस्ट को डिस्चार्ज करती रहती है, तो ये नदी एक टाइम के बाद ऐसी ना हो कि ओवरऑल हर जगह से दूषित हो जाए, प्रदूषित हो जाए, 10 साल के अंदर अंदर इसका भट्टा बैठ जाए, ऐसी हो जाए। हमें इस प्रक्रिया को अवॉइड करने के लिए करना क्या है कि हमें पहले से ही यहां पर बना देने हैं कुछ बफर्स, कि इसका जो एफ्लुएंट है, वेस्ट है, वो या तो यहां पर कलेक्ट हो जाए। अब आप कहोगे कि बैरियर बना रहेंगे, डैम बना रहे, आगे पानी को बहने नहीं देंगे, तो यानी कि इंडस्ट्रीज अपना वेस्ट डिस्चार्ज करती रहेंगी और पानी आगे जाएगा ही नहीं, हम बांध बना देंगे, हम डैम बना देंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, हमेशा ऐसा नहीं है। अनटिल अनलेस बहुत भयंकर लेवल का पॉल्यूशन ना हो, उस पानी के अंदर पॉल्यूटेंट्स ना हो, उस पॉल्यूटेंट्स में बहुत खतरनाक वाले मेटल्स ना हो, तब तक तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम कोशिश ये करेंगे कि ये कुछ ऐसा एक बैरियर हो, एक ऐसा बांध हो जो कि एक तरीके से फिल्टर आउट करने का काम करे उन एफ्लुएंट्स को, उन वेस्ट को, उन मेटल्स को, या कोई कूड़ा कचड़ा कबाड़ कुछ भी अगर उस पानी के अंदर है, जो कि आगे चलकर आने वाले सालों में उस नदी को, उस पानी के तालाब को, किसी भी तालाब नहीं, सॉरी, मतलब फ्लोइंग वाटर की बात हो रही है क्योंकि यहाँ पर रिपेरियन रिवर्स की, तो वो जो है दूषित ना करे उस बहती हुई पानी को, ठीक है। और जो हम आंखों देखा देख चुके हैं गंगा और यमुना जैसी नदियों के साथ, वो हालात ऐसी नदियों के ना हो। तो अब आप पढ़ो, अब आपको अच्छे से समझ में आएगा। ट्रीटिंग इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड डोमेस्टिक सीवेज टू रिमूव न्यूट्रिएंट रिच स्लज। अगर इंडस्ट्रीज से निकला कोई ऐसा पानी है, कुछ ऐसे पदार्थ है, गटर से निकला हुआ ऐसा पानी है जो कि न्यूट्रिएंट रिच, गूदा, गाढ़ा गाढ़ा सा पानी, जिसके अंदर जो बदबूदार पानी है, जिसके अंदर ये सारे एफ्लुएंट्स हैं, कीचड़ है, अगर ये कल को पानी के अंदर एंटर कर जाए, तो साइंटिफिक स्टडी इस बात का प्रूफ करती है ऐसे केस में, ये स्पेसिफिक केस की मैं बात कर रहा हूं जो आपके सामने है, कि ऐसे केस में हो सकता है वो एक रिपेरियन स्टेट में जाकर, जो एक फ्लोइंग स्टेट है, उसके शैलो लेवल पर जाकर वो किसी प्लांट ग्रोथ, किसी एल्गल ग्रोथ को ज्यादा बढ़ावा दे और बाकी समुद्री जीव जंतुओं के लिए ऑक्सीजन लेवल को बिल्कुल नामात्र के बराबर कर दे, इस कदर कि उनकी मृत्यु हो जाएगी। पहले मुझे बताओ, इंटेंशन समझ में आया कि ये वाला काम करा क्यों जाएगा? हाँ या ना, कि फिर से रिपीट करूं? जल्दी बता दो, बोलो। ये जो पानी है ना, प्रदूषित पानी, दूषित पानी, ये अपने साथ एक ऐसे गूदे को लेकर, मतलब जो भी उसके अंदर, कोई भी पानी के अंदर मान लो कि नाले का पानी है, इंडस्ट्रीज का जो पानी है, उसके अंदर ऐसे एफ्लुएंट्स हैं, ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं कि वो न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करने का काम करेगा, न्यूट्रिएंट पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। तो हमें उसको रोकना है। कैसे रोकना है? मैंने आपको क्या बताया? फिल्टर आउट करने की प्रक्रिया बताई ना मैंने आपको, वेस्ट वाटर प्रोसेसिंग के थ्रू, वेस्ट वाटर प्रोसेसिंग के थ्रू। इतनी बात समझ में आई? पहले बताओ हाँ या ना? ठीक है। अब रिपेरियन बफर कैसे काम करेगा? ये एक इंटरफेस है, जैसे कि मैंने यहां पर बांध बना रखी है, एक मतलब डैम नहीं, मतलब एक बैरियर बना रखा मैंने। तो एक इंटरफेस बिटवीन अ फ्लोइंग वाटर, फ्लोइंग बॉडी ऑफ वाटर एंड अ लैंड। जनरली ये चीज ना लैंड के आसपास वो बना दी जाएगी, क्रिएटेड नियर द वाटरवेज, या जहां पर फार्म्स हो, या जहां पर रोड हो, कि कैसे भी करके हम पॉल्यूटेंट्स को, एफ्लुएंट्स को रोक लें। अब ऐसा भी नहीं होगा कि इंडस्ट्री है, इसने बिल्कुल अपनी पाइपें नदी के साथ कनेक्ट कर रखी हैं। भाई ऑब्वियस ये बात है, यहां पर पहले कोई एक चीज आएगी, कोई एक रोड वगैरह आएगी, उससे होते हुए बहते हुए यहां पर ही जाएगा। तो बेटर ये कि, इसलिए मैंने आपको देख रहे हो नदी जैसी स्टार्ट हुई, मैंने ये भी नहीं कहा कि नदी से पहले मैं बैरियर बना रहा हूं। बेटर तो देखो यही है, लॉजिकल बात तो यही, कहने को तो कुछ भी लिख दिया जाए, लेकिन नदी जहां से स्टार्ट हुई, अगर आप जूम करके इसको देखो, अगर आप जूम करके मेरे डायग्राम को देखो, नदी स्टार्ट होने के बाद मैंने बैरियर बनाए हैं।
कि आगे जाकर वो ना हो, इनिशियल फेज में ही वो फिल्टर आउट हो जाए। ठीक है, तो करना क्या, इन एन अटेम्प्ट टू फिल्टर पॉल्यूशन, इसलिए मैंने लिखा था यहां पर पहले ही फिल्टर आउट। अभी जो सेडिमेंट्स और जो न्यूट्रिएंट्स हैं विच आर डिपॉजिटेड इन द बफर जोन्स इंस्टेड ऑफ डिपोजिशन वाटर, कि जो सेडिमेंट्स और जो न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि हो सकता है यूट्रोफिकेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल बन सकते थे, वो क्या होते हैं, वो बफर जोन में ही डिपॉजिट हो जाते हैं, रेदर देन के पानी के अंदर जाकर डिपॉजिट हो जाए और सेटल डाउन हो जाए और फिर वो पूरे के पूरे पानी में उस न्यूट्रिएंट रिच स्लज को भर दें। तो हम ये बचा लेते हैं कि वेटलैंड्स और एस्चुरीज हैं, जो वेटलैंड्स और एस्चुरीज में इस प्रकार का न्यूट्रिएंट रिच स्लज मिक्स ना हो। इंक्रीज इन एफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स एंड यूजिंग देम एट एडिक्वेट लेवल्स। ये इसने ऐसे ही लिख दिया, इस लाइन का कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप समझ गए होंगे वो ये कह रहा है इस तरह के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो सेडिमेंट्स हैं, वो पानी में तब मिक्स हो सकते हैं अगर किसान जो है वो नाइट्रोजन या फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स को अगर यूज कर रहे हैं हद से ज्यादा। नाइट्रोजन या फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं। आपको इस वाले चैप्टर का और प्रीवियस चैप्टर का वो डायग्राम याद है जो एक ऑक्सबो लेक के साथ दिखाया था मैंने आपको, गूगल इमेज ईशा, कि वो जो है बारिश के दिनों में पानी भर जाएगा और अगर खेतों में, अगर बीच में जो खेत थे उसके अगर कोई फर्टिलाइजर्स वगैरह फार्मर ने पटक रखा है तो वो तालाब तक जाकर मिक्स हो जाएगा, है ना। यहां पर क्या है, ये लेक और पॉन्ड के कंसेप्ट की बात नहीं बता रहा है दोस्तों, ये आपको राइटर यहां पर बता रहा है एक रिपेरियन स्टेट, यानी कि फ्लोइंग वाटर बॉडी, उसके अंदर नाइट्रोजन या फॉस्फोरस फर्टिलाइजर्स अगर एक पर्याप्त मात्रा से ज्यादा अधिक मात्रा में मिक्स हो जाते हैं तो वो भी एक यूट्रोफिकेशन का कारण बन सकते हैं। अब हमें इसको भी फिल्टर आउट करने की आवश्यकता है। ये तो हम प्रीवियस 2 चैप्टर से इस चैप्टर में और प्रीवियस चैप्टर में जान ही गए कि भाई हाँ ये यूट्रोफिकेशन का कारण बनता है और बन सकता है, लेकिन हमें इसी को रोकना है। कैसे? अगेन फिल्टर आउट करके, वो बफर लगाकर। नाइट्रोजन टेस्टिंग एंड मॉडलिंग, ये एक तरीका है, इसको हम एक हेडिंग बनाकर मार्क कर देते हैं ग्रीन कलर से। नाइट्रोजन टेस्टिंग एंड मॉडलिंग, नाइट्रोजन टेस्टिंग जिसको शॉर्ट में एन टेस्टिंग भी कहा जाता है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है ये फाइंड आउट करने के लिए कि ऑप्टिमम अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर कितना हमें चाहिए क्रॉप प्लांट्स के लिए। तो इट विल रिड्यूस द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन लॉस टू द सराउंडिंग एरिया। ये टेक्निक है ये फाइंड आउट करने के लिए कि क्रॉप प्लांट्स को एक रिक्वायर्ड लेवल ऑफ, बेस्ट लेवल ऑफ फर्टिलाइजर जो है कितना चाहिए इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजन। तो अगर, अब इससे होगा क्या, ये टेस्टिंग क्यों करी जाती है, अगर मुझे एक रिक्वायरमेंट ये पता लग गई है कि प्लांट को कितना चाहिए, तो वेस्ट तो होगा ही नहीं फिर आगे फर्दर नाइट्रोजन, वो या कोई ऐसा, मतलब नाइट्रोजन इन द सेंस कि फर्टिलाइजर में जो नाइट्रोजन है वो आगे एनवायरमेंट के अंदर जाके दूसरे तो करेगा ही नहीं। भाई इसका एंड टेस्टिंग का मतलब बेसिकली क्या होता है, अगर आप मेरे घर में आए हो, बेटर ये कि मैं आपसे पहले पूछ लूं, रुकने आए हो आप मेरे घर पे कुछ दिनों के लिए, अगर मैं आपसे पहले पूछ लूं कि भाई आप कितनी रोटी खाते हो डिनर के अंदर, तो मैं फिर उतनी ही बनवाऊं मम्मा या किसी और से बोलकर, वेस्ट ना हो ताकि खाना। अब अगर आप उतनी ही रोटी खाते हो, आपने मुझे 4 बोला, मैंने आपके लिए 6 बनवा दी कि चलो कोई बात नहीं भाई, 1-2 एक्स्ट्रा ही खा लेंगे बात करते करते, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन अगर मैं 4 या 6 की जगह 8 या 9 बनवाकर 12, 14, 16 बनवाकर रखवा लूं, तो वो वेस्ट है। आपकी भूख कितनी, आपकी रिक्वायरमेंट कितनी, कितना आप खाते हो, उस हिसाब से अगर मैं आपके लिए खाना बनवाकर आपको दूं, तो वो खाना वेस्ट नहीं होगा, फिर वो फेंकेगा नहीं। सेम प्रक्रिया यहां पर ये है कि पहले एक बारी आके टेस्टिंग कर ली जाए। अब यहां पर प्लांट से तो पूछ नहीं सकते जिस तरह मैं आपसे पूछ रहा हूं अपने एग्जांपल के अंदर कि आप कितनी रोटी खाते हो। हमें जाकर पहले हर एक प्लांट की रिक्वायरमेंट पता कर लेनी कि भाई इतना फर्टिलाइजर उसको चाहिए होता है अपनी ऑप्टिमम मिनिमम ग्रोथ को सुनिश्चित करने के लिए, जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है। इसलिए हम इसको नाइट्रोजन टेस्टिंग कह रहे हैं, क्योंकि ये नाइट्रोजन अगर फर्टिलाइजर से होते हुए कुदरती रूप से पर्यावरण में अगर फैल गया तो ये भट्टा बैठा देगा पर्यावरण का, इन द केस के वो खेतों में बिछा रहेगा, पार्कों में बिछा रहेगा, घास पे बिछा रहेगा, कूल, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बारिश के दिनों में
या फिर कोई रिवर ओवरफ्लो करेगी, अगर रिवर उसको अपने साथ ले गई या वो किसी वाटर बॉडी के अंदर जाकर डिपॉजिट हो गया, तो वो सिर्फ एक ही प्रक्रिया को पैदा करेगा और वो है यूट्रोफिकेशन, जो कि परिणाम स्वरूप इस चीज को बर्थ देगा, दे सकता है, एल्गल ब्लूम। उसके बाद हमें इस चीज का निवारण करने के लिए करना क्या चाहिए कि भाई एंड टेस्टिंग भाई सुनने में आसान लग रहा है, होगा तो खर्चीला मेथड ही ना, तो हम ऑर्गेनिक फार्मिंग को इंट्रोड्यूस करें, इंकरेज करें। और नाइट्रोजन एमिशन जो है हम व्हीकल्स या पावर प्लांट से भी जो है वो कोशिश करेंगे ये भी ज़्यादा एमिट ना हो, क्योंकि बात सिर्फ फर्टिलाइजर वाली नाइट्रोजन की नहीं है, पर्यावरण में कोई भी चीज़ अगर फैलेगी तो वो फिर ज़्यादा अपने साथ कार्बन सूट के पार्टिकल्स या फिर उन पार्टिकल्स को डिपॉजिट करते करते नदी तक भी लेकर जा सकती है। जैसे याद है वो एग्जांपल कोल ऐश का या फ्लाई ऐश का, वो कैसे एक तालाब के ऊपर या पानी के ऊपर डिपॉजिट हो जाता है, याद है? हाँ, है ना, ये चीज़ है। ठीक है, तो ये है ग्रेपेरियन बफर। ये है अपना स्ट्रीम चैनल, मतलब ये एक नदी है मान लो, मतलब इन्होंने एक जूम आउट करके फोटो ले रखी है, आप ऐसा मान लो यहाँ पर कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग रिवर वाटर है, ठीक है, जिसके अंदर समुद्री जीवन भी है। अब क्या है कि हमने यहाँ पर कुछ बफर बना दिए नॉर्मल। अब यहाँ पर हमने जो मेरे एग्जांपल में मैंने क्या करा था, प्रॉपर एक बांध बनाया था, एक बैरियर बनाया था जो कि फिल्टर आउट कर रहा था। भाई ऐसा आप जाली वाली लगाकर छलनी वगैरह लगाकर अब ये पॉसिबल नहीं है ना, एक बहती नदी में मैं ये चीज़ कैसे कर दूँ कवर, और फिर क्या गारंटी है कि उसके अंदर कोई छेद नहीं होगा, या फिर जो है मछलियाँ जो हैं वो फंसेंगी नहीं उसके अंदर, नेट के अंदर जो भी चीज़ है। तो अब रिपेरियन बफर क्या कर रहा है यहाँ पर, हमने रिपेरियन बफर के तौर पर यूज़ किसको करा है, हमने यूज़ करा है यहाँ पर इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ट्रीज एंड प्लांट्स को हमने यहाँ पर यूज कर रखा है, ट्रीज एंड प्लांट्स को, जो कि बैरियर की तरह एक्ट कर रहे हैं। ओके, अब क्या है यहाँ पर, ये है कुछ अब इसने इंडस्ट्री तो बनाकर दिखाई नहीं है वैसे, लेकिन चलो इसको हम एग्जांपल के लिए मान लेते हैं। ये है इंडस्ट्रीज एंड प्लस आप हाउस होल्ड भी मान लो, क्योंकि इसलिए बोल रहा हूँ मैं इंडस्ट्रीज हाउस होल्ड मान लो, क्योंकि ये जो बात कर रहा था ना, ये इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, ब्लू कलर से मार्क करता हूँ आपको देखिएगा, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स और डोमेस्टिक सीवेज दोनों की बात कर रहा था ये, है ना। तो घरों के आसपास के या घर से जो निकलेगा वो निकलेगा डोमेस्टिक सीवेज, और इंडस्ट्रीज अगर कोई आसपास है तो उनसे जो है उनका जो वाटर डिस्चार्ज होता है या जो भी उनका कूड़ा कचरा का वाड़ जो नदी में जाकर गिरता है। अब क्या है कि यहाँ पर जब ये जाएगा, ठीक है, तो अपने से नाइट्रोजन लेकर जा रहा है। अब वो नाइट्रोजन अगर ऊपर से सोने पे सुहागा, अगर बीच में कोई खेत वगैरह पड़ गए, मान लो इस जोन को, मान लो एक बार के लिए इमेजिन कर लो कि एग्रीकल्चर जोन है, एक बार के लिए बस इमेजिन कर लो कि एग्रीकल्चर जोन है, भूल जाओ कि यहाँ पर खरगोश बन रखे हैं या पांडा बन रखा है, जो भी है इन्होंने बना रखा है, कोई पेड़ वगैरह है, एग्रीकल्चर है। अब यहाँ पर क्या है कि नाइट्रोजन वाला जो फर्टिलाइजर है वो यूज करा जा रहा है, ठीक है, नाइट्रोजन वाला जो फर्टिलाइजर है वो यूज करा जा रहा है। अब एक तो यहां से आ रही हैं एफ्लुएंट्स और पॉल्यूटेंट्स, और ऊपर से फर्टिलाइजर। अब क्या गए, ये रिपेरियन बफर जो है इनको रोकने की कोशिश करेगा ताकि ये नीचे की तरफ ना जाए, क्योंकि नीचे की तरफ मतलब नीचे क्या है, नीचे अपना वो है पानी है, ठीक है, मतलब वो रिपेरियन चैनल है, एक फ्लोइंग रिवर है, उसमें अगर ये जाएगा, एक ही एफ्लुएंट्स जाएंगे, पॉल्यूटेंट्स जाएंगे, फर्टिलाइजर जाएंगे, तो हम क्यों रोक रहे हैं इनको, क्योंकि भाई वो उसके लिए न्यूट्रिएंट रिच स्लज का काम करेंगे, जिसकी वजह से यूट्रोफिकेशन, एल्गल ब्लूम जैसी प्रक्रिया हो सकती है। हमें इनको रोकना है, ये पेड़ उसको रोक देंगे। तो यहां से पॉइंट एक ये भी निकल कर आता है कि रिपेरियन बफर के लिए वी शुड मतलब पॉइंट आउट मोर एंड मोर ट्रीज, वो तो अच्छी बात है ही ओवरऑल पर्यावरण के अंदर, लेकिन यहाँ वाले कैसे भी करके ना काटे जाए। और यहाँ पे तो ये जो रिपेरियन बफर है, अगर पॉल्यूशन ज़्यादा है तो अभी तो ये आपको इतना दिखा रहा है, यहाँ तक दिखा रहा है, इसको और एक्सटेंड कर दिया जाए, ये वाले पेड़ जो है यहाँ पर भी जो है पेड़ वगैरह सुनिश्चित करवाए जाए, ग्रो करवाए जाए, ठीक है।
तो बेनिफिट इसके क्या क्या होते हैं? बेनिफिट्स ऑफ रिपेरियन बफर, एक तो फिल्टरिंग न्यूट्रिएंट्स, पेस्टिसाइड्स एंड वेस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड रन ऑफ, एग्रीकल्चर लैंड रन ऑफ, ब्रेक डाउन ऑफ पॉल्यूटेंट्स और स्टेबलाइजिंग इरोडिंग बैंक्स, फिल्टरिंग सेडिमेंट्स फ्रॉम रन ऑफ एंड फ्लड कंट्रोल। वो जो नॉर्मल ट्रीज मतलब आपने काम करते हैं वो यही कर रहा है। बस हमें, मैं आपको बार बार वही बता रहा हूँ, हमारा मकसद यहाँ पर ये है कि हमें यूट्रॉफिकेशन नहीं होने देनी, कैसे नहीं होने देनी है। ये जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट, डोमेस्टिक सीवेज, और अगर कोई खेती बाड़ी रास्ते में है उसमें कोई ऐसे फर्टिलाइजर्स किसी किसान ने पटक रखे हैं जो कि नाइट्रोजन या फॉस्फोरस वाले रिच फर्टिलाइजर्स हैं, हमें उनको रोकना है कि वो समुद्री जीवन तक, समुद्र तो चलो बहुत दूर है, मतलब ये जो कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग रिवर है इस तक ना पहुंचे। ठीक है, आई थिंक आप सबको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। बताओ इस टॉपिक में कोई दिक्कत? पक्का अच्छे से हो गया क्लियर? तो ये चैप्टर तो हमारा हो गया कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कंप्लीट। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। आई होप आप सबको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। और अब हम स्टार्ट करेंगे अगला चैप्टर अपना, नेक्स्ट फ्रेश लेक्चर बनाकर, रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। हमारा वाटर पॉल्यूशन के 2 चैप्टर्स है, वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। थैंक यू दोस्तों।